चलिए, आवाज़ आ रही है सबको पीछे तक? ठीक। एक क्लास आप लोग की हो चुकी है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए 5 मिनट, फिर शुरू करते हैं। तो हाँ, इधर शुरू कर लेते हैं। खटिया किस क्लास में हो अभी? 12th हो गया? क्या कर रहे हो अभी? किस ईयर का 12th है? 2020 में? कोविड ईयर? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मतलब इंटर के बाद से प्रिपरेशन चल रही है कि किसी में एडमिशन ले लिया किसी कोर्स में? हाँ, तुम्ही 12th मतलब इस बार गए हो 11th पास करके? किस स्कूल में हो? रिजल्ट आना है, अच्छा ठीक है। किस स्कूल में थे? GIC, ठीक है, बैठो। 12th में थे, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आने वाला है 2-4 दिन में। एक बवेरू। तुम लोग यार ये बताओ, रोज आ पाओगे? रूम ले लियो, ठीक है। तुम खपटिया वाले, तुम? हाँ, शिवनंदन। क्या कर रहे हो इस समय? BSc कहाँ से? पंडित JH। किस ईयर में हो? फर्स्ट ईयर, BSc बायो, ठीक। तेज बोलो थोड़ा। हिंदी में बोल सकते हैं। कोई ऐसा रूल आया था क्या कुछ, जो है कि इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देना है, कि जो बचपन में सिखाया गया है कि 4 लाइनें याद कर लीजिए, है ना? माय नेम इज़ फलाने, माय फादर इज ढेकाने, माय एड्रेस इज, जो भी है, कोई जरूरी नहीं है। हिंदी बोलिए आराम से, तेज, जिसमें तेज बोल पाए उसमें बोलिए। ट्वेल्थ में है। रिजल्ट का इंतजार है। बिसंडा में रहते हो? कमरा लिया यहाँ? आज कहीं से आए हो? बाइक से। फिर चले जाओगे? फिर कल से नहीं दिखाई दोगे? ऐसे ही है? तो ऐसे हो सकता है से क्या मतलब है? फॉर्म किस लिए भरा था आपने? आज फॉर्म भरा है, पढ़ाई करनी है तो रेगुलर करिए। अरे मैं कह रहा हूँ आप 1 हफ्ते करके देखिए, अगर आपको लगता है कि कोई कमज़ोर तैयारी कराई जा रही है तो फिर ना आइएगा, ठीक है ना? हाँ, फतेहपुर वाले विद्या मंदिर से आए हो? फतेहपुर में भी तो अभ्युदय चल रही है। अच्छा, तो 12th हो गया तुम्हारा? रिजल्ट आने वाला है? कहाँ से? इलाहाबाद में? DV क्रिश्चियन कॉलेज में? बहुत सही। तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो वहाँ अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तब? हाँ, रिजल्ट आने वाला है। 12th में हो इस साल, 11th पास करके गए हो, ठीक है। तुम कहाँ? यही बांदा? हाँ, रिजल्ट का इंतजार है। तेज थोड़ा, रिजल्ट का इंतजार है। और इसी साल इंटर हुआ है, करना क्या है आगे? BSc कि नीट? पक्का ना? लास्ट ईयर में जितनी लड़कियां थी सब BSc बायो, है ना? तो थोड़ा समय अगर कंपटीशन को देना है तो फिर दे ही दीजिए। BSc करने के लिए उम्र थोड़ा निकल जाएगी। BSc करने लगेंगे तो फिर हो नहीं पाता जो है, क्योंकि BSc का सिस्टम पूरा अलग है और इधर का सिस्टम पूरा अलग है, ठीक है? तो 1 साल का टाइम दीजिए, कंपटीशन निकाल लीजिए, नीट चले जाइए कहीं, और नहीं भी BSc तो है ही है। ठीक है। BSc कहाँ से चल रहा है? पंडित जैन से। बीच के सालों में क्या हुआ?
JNM। उम्मीद है अब जो है सब तो कर लिया है, इसका मतलब कि नीट सबसे आखिरी प्रेफरेंस रही, तभी तो सबसे लास्ट में वो कर रही हैं आप। पहले आपने JNM कर लिया, फिर आप BSc कर रही हैं और अब आप नीट करने आई हैं। पेपर दिया इसके पहले एक भी बार? ये अब एक्सक्यूज गलत हो गया आपका। पेपर तो ऐसा तो फाउंडेशन तो है नहीं कि इतनी बार दे सकते हैं, एक बार दो बार। पेपर तो आदमी देता है ना। हाँ, किस ईयर में, किस ईयर में पास आउट? 2022। तो ये 22 रिजल्ट का इंतजार है। ठीक है। मतलब इस साल आप 11th से 12th गई हैं। ठीक है। आप किस स्कूल से थी? GDIC। ठीक, चलिए हम लोग का आज का टॉपिक है यूनिट 7। देखिए सीधा सा सिस्टम है, सब लोग जानते होंगे, अगर आप सिलेबस से इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे पहले ही, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो। 11th और 12th दोनों मिलाकर कंपटीशन पूछा जाता है, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो। अब क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम में आप पढ़ते चले आ रहे हैं, तो 11th और 12th अलग अलग कर दिया गया। तो सबसे जो वीक होता है आदमी का, बच्चे का, वो सबसे ज़्यादा वीक होता है 11th का पोर्शन। चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, किसी भी चीज़ का होगा तो वीक क्या होगा? 11th होगा। 12th तो बोर्ड के नाम पे थोड़ा बहुत धक्का लगा लगा पढ़ते ही पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, या 2-4 लोग हैं जो इस साल 12th में हैं। तो जो 12th में हैं उनके लिए 11th अच्छा होना चाहिए। अगर देखा जाए सिस्टम के हिसाब से तो 11th पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन वो 11th में सब लोग उस तरह पढ़ते हैं कि नंबर जुड़ने नहीं है, फेल होना नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, चल रहा है सब आराम से। खैर, थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए बात समझिएगा, बहुत सीधा सिस्टम समझिएगा। 11th और 12th 2 साल हैं, सब लोग कोचिंग पढ़ते हैं, सब लोगों ने पढ़ी होगी। फिजिक्स की कोचिंग चलती है, केमिस्ट्री चलती है, बायो की चलती है, हर कोचिंग आप डेली पढ़ते हैं। जब 11th 12th में रहे होंगे, 11th का सिलेबस 1 साल में ख़त्म होता है, 12th का सिलेबस 1 साल में ख़त्म होता है, मतलब 11th 12th ख़त्म करने के लिए 2 साल चाहिए। यहाँ पर 11th 12th ख़त्म करना है 10 महीने में, और वो भी क्लास रेगुलर नहीं चलनी है। हफ्ते में 3 दिन फिजिक्स चलेगी, 3 दिन केमिस्ट्री चलेगी, इस तरह करके सिस्टम चलेगा। तो इसका मतलब है कि रेगुलर टाइम जो हम लोग की अप्रोच रहती है 11th 12th में पढ़ते समय, वो अप्रोच काम नहीं आने वाली, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। इसीलिए देखो प्रॉपर तरीका तो यही होता है कि बच्चा जब इंटर अपीयरिंग कर रहा हो, मतलब एग्ज़ाम देने वाला हो, तब वो कंपटीशन की तैयारी करे, ताकि वो 11th 12th दोनों पढ़ चुका हो। और अब तैयारी करेगा तो उसको क्या है कि बेसिक नहीं पढ़ना, उसको केवल आगे की चीज़ें पढ़नी है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमको आता है, उससे क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ने का टाइम हमारे पास रहता नहीं है। अपने पास ये कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ लें, उसके जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं या जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते रहे हैं, वो क्वेश्चन लगा के हम लोग प्रैक्टिस कर लें। बात क्लियर है? तो उतनी ज़्यादा स्मूथनेस और उतनी ज़्यादा स्लो क्लासेस नहीं चल सकती हैं जितनी क्लासेस आपकी स्लो चलती थी आराम आराम से आपकी 11th 12th में, क्योंकि आप पढ़े वही हैं, तो जो आप एडॉप्ट कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके रखनी है आपको, क्लियर है? क्योंकि अपने उतना टाइम नहीं है, इस चैप्टर को 3 दिन में ख़त्म करना है। क्लियर है? चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट मैं पूछना भूल गया हूँ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले कितने हैं? वो ज़रा हाथ उठा दें। इंग्लिश मीडियम वाले पहले हाथ उठा दें। बस यही होता है, हर बैच में यही होता है। मैं 2 साल से अभ्युदय में पढ़ा रहा हूँ, हर बार की यही कहानी है। बाकी साल में 2 और होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में हिंदी मीडियम वाले रहते हैं। अब बात आती है कि पढ़ाया किस में जाए। इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो ये साफ हो जाएंगे, हिंदी में पढ़ाएंगे तो आप साफ हो जाएंगे। तो लोकतंत्र यही कहता है कि बहुमत के साथ चला जाए। क्लियर है? तो मैं दोनों में बताता रहूँगा। जहाँ आपको हिंदी में दिक्कत हो जाए तो आप बता दें, जहाँ आपको इंग्लिश में दिक्कत हो जाए तो आप वहीं पर बता दें, सारे शब्द का मतलब बता दीजिए। बात क्लियर? थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे, ठीक? चलिए, सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक बात करें, जहाँ से स्टार्टिंग होती है, तो हमको जानना होता है कि भौतिक राशियाँ, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, ये क्या है। फिजिक्स की शुरुआत यहीं से है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। कोई बता सकता है? फिजिकल क्वांटिटीज तो सबसे पहला टॉपिक फिजिक्स का। फिजिक्स शुरू हुई कि सबसे पहले आ गया फिजिकल क्वांटिटीज। नाम सुना इसके पहले कभी? नाम सुना कभी? क्या है फिजिकल क्वांटिटीज?
बताओ, बैठे बैठे बताओ आराम से। वो तो एग्जाम्पल्स हो गए। देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स। जिनसे क्वांटिटी मापी जाती है, जिनसे क्वांटिटी मापी जाती है, मात्रा। क्वांटिटी जब सब वर्ड उसी किसी की डेफिनेशन में ही वो वर्ड आ जाएगा तो डिफाइन कैसे करेंगे? इसके अंतर्गत मूल राशियों का अध्ययन किया जाता है। तो तुम्हें आइडिया है बेसिक जो है। देखिए प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट किया जा सके। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी राशियाँ जिनको मापा जा सके। मापेंगे तो कुछ आएगा, 2, 4, 6, 10, 18, 20, 22, 25, 30, जिनकी कुछ वैल्यू निकल के आ जाए। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या कर सके? विच कैन बी मेजर्ड, जिनको क्या किया जा सके? नापा जा सके, मापा जा सके, कितना है। समझ रहे हैं? तो अगर बात करें किसकी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं विच कांट बी मेजर्ड, जिनका मापन ना किया जा सके, जिनको बताया जा सके कितना है। जैसे इनके अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो टाइम बता सकते हैं ना, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा। लेंथ मतलब लंबाई, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बताते हैं ना हम लोग। मास 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इतने डिग्री सेल्सियस है, इतने केल्विन। और करंट इतनी, करंट के बारे में सबने सुना होगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, सबकी वैल्यू हम लोग निकालते रहे। जिसकी भी वैल्यू निकल के आ जाए वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़। और जिसकी वैल्यू ना निकाल पाए, इसके एग्जांपल्स बहुत 1-2 ही हैं। जैसे यूनिवर्स, वी कांट मेजर यूनिवर्स, तो यूनिवर्स को क्या बोलेंगे कि एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं बता सकते। सी के लिए भी यही बोल सकते हैं, समुद्र को नहीं नाप सकते आप। तो ये 1-2 राशियाँ हैं, 1-2 क्वांटिटीज़ हैं जो कैसी हैं? नॉन फिजिकल। अब ढेर सारी, अब नॉन फिजिकल नहीं पढ़ना, ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी। अब ये होगा इनका क्लासिफिकेशन किया जाए, क्या किया जाए? इनको भागों में बांटा जाए। तो 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा गया फिजिकल क्वांटिटीज में से फंडामेंटल क्वांटिटीज, क्या कहा गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरों को कहा गया ड्राइव्ड क्वांटिटीज। दूसरों को क्या कहा गया? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो इतनी सारी राशियां जिनके मैंने नाम गिनाए, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। उनमें से ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब समझते हैं? स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का मतलब ये है कि किसी पर डिपेंड ना करें, यानी कि किसी से मिलकर ना बनी। बात समझ रहे हैं? हाँ, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं मूल राशि। हिंदी वाले ध्यान देंगे, इनको बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है? ऐसी राशियां जो किसी से मिलकर ना बनी हो, क्या है? मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और जो किसी से मिलकर बनी हो, किससे मिलेगी? इनसे मिलकर बनी हो। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियां। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज केवल 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। इसका मतलब काम बहुत आसान है, याद केवल 7 को करना है। बाकी दुनिया की जो भी क्वांटिटी होगी सब इन्हीं 7 से मिलकर बनी होगी। तो 7 क्वांटिटीज याद करना क्या है? आसान है। उनमें से बहुतों के बारे में आप जानते हैं। जैसे नंबर 1 पर बात करें तो मास, इतना तो सब जानते होंगे, मास का मतलब द्रव्यमान है। लेंथ, लेंथ का मतलब सब जानते होंगे, लंबाई है। तीसरा टाइम, टाइम का मतलब सब जानते होंगे क्या है? समय है। नंबर 4 करंट का मतलब सब जानते होंगे क्या है? धारा है। 5 टेम्परेचर का मतलब सब जानते होंगे क्या है? ताप है। नंबर 6 पर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। और नंबर 7 पर आता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है? ज्योति तीव्रता। अब इन्हीं 7 से मिलकर दुनिया की कोई भी राशि तुमने आज तक पढ़ी होगी, इन्हीं से मिलकर बनी होगी। तुम नाम बताते जाओ, मैं तुमको दिखाता जाऊंगा कि इन्हीं से मिलकर बनी। जो भी तुमने सुना हो, वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जो भी तुमने पढ़ा हो,
जिन्होंने 12th पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा सब यहीं से आएगा। सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, वेलोसिटी सब लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी क्या है? लंबाई। तो किसका यूज हुआ? लेंथ का। और नीचे किसका यूज हुआ? टाइम का। दोनों को मिला दिया तो क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। ठीक है। एक्सेलरेशन सब जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को आप अभी भी देख चुके हैं, क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम ये लिखा हुआ है। तो डिस्टेंस मतलब, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, और टाइम ये है। इनसे मिलकर क्या बन गया? एक्सेलरेशन बन गया। फोर्स सब लोग जानते हैं क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और मास यहाँ से उठा लिया, क्या बन गया? फोर्स बन गया। लीनियर मोमेंटम सब जानते होंगे, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ से उठाई और मास ये है, क्या बन गया? लीनियर मोमेंटम बन गया। और आ जाइए, वर्क जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को ऑलरेडी देख चुके हैं, और डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑलरेडी क्या हो गई? लेंथ हो गई। और बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पहले चार्ज की बात कर लेते हैं। सब जानते हैं करंट इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो करंट तो देखो कौन सी राशि है? फंडामेंटल, मूल राशि। समय कौन सी राशि है? मूल राशि। तो यहाँ से अगर चार्ज निकालना है, आवेश, तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर IT। तो आवेश एक ऐसी व्युत्पन्न राशि है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है, जो करंट और टाइम से मिलकर बनी है। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन, किया गया कार्य, और आवेश का अनुपात। तो किया गया कार्य कितना है? F इंटू डी। और ये किसके बराबर है? IT के। अब जरा ध्यान से देखो, बल को तुम जान चुके हो, D यानी कि क्या है? विस्थापन है, जान चुके हैं। I क्या है? मूल राशि है। समय क्या है? मूल राशि है, यानी कि ये भी किससे मिलकर बना है? मूल राशि। दुनिया की ऐसी कोई राशि नहीं है जो मूल राशि से मिलकर ना बनी। किसी के मन में कोई आ रही हो तो जरा बता दे, कोई ऐसी उड़ती उड़ती राशि सुन ली हो। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा थोड़ा बात करते हैं टाइम की। मूल राशि है, ठीक है। कोई किसी की भी राशि की बात कर ले, समय से उठा लेते हैं, टाइम से। बांदा से कानपुर जाना है, कितना समय लगेगा आपके हिसाब से? किसी भी साधन से चले जाएं, मतलब जिससे आप इमेजिन कर लें कि बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 4 आवर्स। ये आवर्स क्या है? अगर ये कह दें केवल 4, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कौन सा क्लास बेटा? नीट। अरे इधर आ जाओ, वाली फिलॉसफी तो नहीं जी रहे हो? वन से बैक बेंचर ऑलवेज ए बैक बेंचर, क्यों? क्या नाम है? अभ्युदयवस्थी। अरे यार, तुम्ही को तो ढूंढ रहे थे। योगी जी से मिल के आया हो क्या? तो तुम्हारे नाम पे उन्होंने योजना खोल दी। क्या नाम है इसका? तब फिर सुबह तो आगे ही बैठना है हमेशा, समझ रहे हो कि नहीं? और अगली बार से यहाँ बैठना है, सेंटर में बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट होता है, उसको कहाँ बैठाया जाता है? सबसे आगे, मिडिल में, ताकि सबका ध्यान कहाँ रहे? वहीं रहे। क्या कर रहे हो इस समय? किस क्लास में हो, या क्या कर चुके हो? रिजल्ट का इंतजार है। किस स्कूल में थे? विद्या मंदिर। ठीक है। हाँ, तो मैं जैसे इनसे पूछा कि भैया कानपुर जाने में कितना समय लगेगा, इन्होंने कहा 4 घंटे लगेंगे, कि 4 मिनट लगेंगे, कि 4 सेकंड लगेंगे। जब तक ये नहीं बता दीजिएगा तब तक हम पूछे कि यहाँ से कानपुर कितना दूर है, का 140। अब 140 किलोमीटर है, कि 140 मीटर है, कि 140 सेंटीमीटर है? अगर केवल 140 बता दे, नहीं डिफाइन कर पाए। इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटीज तो हमने पढ़ डाली। जैसे हम कहते हैं भैया कितने की स्पीड में गाड़ी चलाते हो,
100 में चलाते हैं, इतना तेज भगाते हो? नहीं, किलोमीटर पर आवर्स में नहीं, मीटर पर सेकंड की बातें कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? आगे बताना पड़ेगा ना कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे चला रहे हैं कि 100 मीटर प्रति सेकंड चला रहे हैं। यानी कि जितनी भी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर उनको डिफाइन करना है सही से तो अपने को कुछ सहायता चाहिए। जो लोग सहायता देते हैं उनको कहते हैं टूल्स। क्या कहते हैं उनको? टूल्स। और वही एक टूल है हमारा यूनिट। टू डिफाइन ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड ए टूल कॉल्ड यूनिट्स। और उसको कहां लगाते हैं उसकी जगह भी फिक्स है। इस तरह ना कहीं तुमने देखा होगा R4 या किलोमीटर 140 हमेशा कहां लगाते हैं? 4R 140 किलोमीटर, मतलब बिहाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू, बिहाइंड द आंकिक मान के पीछे। यूनिट क्या है? मात्रक क्या है? मात्रक वह सहायक क्या है? टूल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है क्या? किसी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए। और लगाते कहाँ है? हमेशा आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे। जब तक आप यूनिट नहीं लगाएंगे तब तक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन ही नहीं हो सकती। सही है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? घर वालों ने कहा जाके 2 किलो आलू ले आओ, तुम गए, अब तुमने उसको किलो नहीं बताया। पहले तो किलो वर्ड अधूरा है। कभी भी जाए कभी तो किलो मत बोले, गंदा लगता है। किलोग्राम बोले, ठीक है? क्योंकि किलो के आगे वो मीटर भी लगा सकता है कि नहीं? तुम उससे गए, तुमने कहा कि 2 किलोमीटर प्याज दे दो, तो उसने अपनी दुकान से 2 किलोमीटर तक प्याज बिछा दी रोड में, तो आप खरीद नहीं पाएंगे। हाँ बताएं। स्टूडेंट से थोड़ा ना काम कराया जाएगा, अच्छा नहीं लगता ना? हम लोग करना हो तो हम लोग करते हैं। क्या पोजीशन है वहां से आने की? चलिए ठीक है। 2 किलोमीटर प्याज बिछा देगा, कहेगा लियो। तो जब भी बोले तो जैसे हम लोग, सब लोग यही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं 2 किलो प्याज 2 किलो आलू। गलत है, 2 किलोग्राम पूरा बोले तब सही आएगा, क्योंकि किलो के आगे तो मीटर भी लग सकता है ना, कुछ भी लग सकता है। किलो का मतलब तो होता है 1000। अभी मैं बताऊंगा आपको, किलो का मतलब होता है 1000 है, जिसके आगे लगा दो। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आजकल सब चलाते हैं, तो जो नए नए लोग पहुंचते हैं इंस्टाग्राम में, उनके फॉलोवर्स पहले होते हैं जैसे इस तरह का रहता है 2.2K। फिर जब वो पॉपुलर हो जाते हैं तो इस तरह आ जाता है 2M। देखिएगा कभी नए नए जो अभी अभी पहुंचे हैं, जो है नई नई प्रसिद्धि में पहुंचे हैं, तो उनके आगे फॉलोवर K लगा रहता है। K का मतलब होता है 1000, यही K किलो है, किसी के भी आगे लगा दो। क्लियर है ना? तो प्रॉपर अगर किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो आगे एक यूनिट लगानी पड़ेगी, बिना यूनिट लगाए काम नहीं चलेगा। तो यूनिट्स कितने टाइप्स की हुई? जितने टाइप्स की क्वांटिटी उतने टाइप्स की यूनिट। हमने कभी ये फिजिकल क्वांटिटी थी, 2 पार्ट में डिवाइड की गई थी, एक थी फंडामेंटल, एक थी ड्राइव। तो यूनिट्स भी 2 हैं। यूनिट्स भी क्या हैं? 2 हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और एक ड्राइव यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स होंगी उनको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स होंगी उनको कहेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी यूनिट्स होंगी? जो फंडामेंटल से मिलकर बनी हो। जिस तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज कौन सी थी? जो फंडामेंटल से मिलकर बनी हो। तो ड्राइव्ड यूनिट्स भी कौन सी होंगी? जो फंडामेंटल से मिलकर बनी होंगी। तो यूनिट्स भी कितने टाइप्स की होंगी? ये आप लोग कुछ नोट्स वगैरह नोट भी करना है, कुछ क्या करना है? बनानी है? अच्छा ठीक है, रुको। मैं बता रहा हूं क्या लिखना है। सबसे पहले हेडिंग दीजिएगा फिजिकल क्वांटिटीज, और इसके आगे डैश लगाकर लिखिएगा। देखो एक चीज मैं जान लो, हिंदी वालों को मैं स्पष्ट सलाह दे दूं पहले ही, अगर तुमने मेहनत की और तुम्हारा नीट निकल गया, बात समझना, तुमने मेहनत की, तुम्हारा नीट निकल गया, तुम पहुंच गए MBBS करने, एक कॉलेज ऐसा नहीं तुम्हें मिलेगा अभी तक, इसके बाद हो सकता है मिल जाए, क्योंकि अभी अभी लेटेस्ट न्यूज़ थी कि MP गवर्नमेंट MBBS का कोर्स हिंदी में चलाने वाली है।
ठीक है ना। ये अभी लेटेस्ट है, अभी ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो अभी की मैं जो तुम्हें करंट बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा नीट निकला, तुम किसी कॉलेज में गए, भैया कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहाँ तुम्हें हिंदी में कुछ पढ़ाया जाएगा, तो तुम चाहे हिंदी से पढ़ के आओ, चाहे तुम जहर से पढ़ के आओ, इंग्लिश के अंदर डाल लीजिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, वो हो गया, हिंदी यहीं तक रहती है। इंटरमीडिएट तक मैंने हिंदी पढ़ा था, उसके बाद मैंने सारी अपनी एजुकेशन इंग्लिश में की है। तो जब हम स्विच कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। मन में ख्याल छोड़ दीजिए कि हिंदी के तो ज़िंदगी में हिंदी पढ़ना है, ठीक है, वो हिंदी अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, सबको अच्छी लगती है, ठीक है। बोलचाल की भाषा में खूब प्रयोग करें, पढ़ें आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, जबकि आप हिंदी में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं। लेकिन पढ़ाई में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आज की डेट में अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा है। चाहे IIT हो, चाहे नीट हो, कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं है आगे चलकर आफ्टर 12th जो है, जो हिंदी में कराई जाती हो। जब बच्चा बहुत ग्रामीण क्षेत्र का, क्योंकि वो पढ़ने में तो तेज होता है, नीट का पेपर दोनों लैंग्वेज में आया, IIT का पेपर दोनों लैंग्वेज में आया, वो क्रैक कर गया, पहुंच गया IIT। जब वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि 100 अंग्रेजों के बीच में एक इकलौता भारतीय मैं बैठा हूँ, तो भाग जाता है, वो नहीं करता, वो छोड़ देता है, सब घुटन होने लगती है उसको। जैसे 10-100 लोग बैठे हैं, जैसे जहाँ पे मान लो यहाँ से सब लोग शुरू करते हैं और सब इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देते चले जाते हैं, और लास्ट वाला बंदा बचता है, उसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना नहीं आता, क्या करता वो? हार्ट फेल हो जाता है उसका तुरंत। ये बहुत नेचुरल समस्या है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, कोई एक बुक खरीदिए जो इंग्लिश की हो, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। जहाँ समझ में ना आए, आजकल इंटरनेट है, तुरंत डिक्शनरी से ढूंढ लीजिए इसका वर्ड क्या है, पढ़ते पढ़ते आएगा, पढ़ते पढ़ते आएगा। ECC वाला कौन है? मेरा भी ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या ECC में जब तुम जाओगे, हिंदी मीडियम से पढ़े हो इंग्लिश से? हाँ, 1 साल तुमको ऑप्शन दिया जाएगा कि पेपर हिंदी में देना है कि इंग्लिश में देना है। उसके बाद दूसरे साल से इंग्लिश में ही देना है। तो अगर ऐसा ऑप्शन किसी को मिलेगा तो वो क्या चूज़ करेगा कि पहले साल हिंदी में दे के बाकी दोनों साल इंग्लिश में दे, कि पहले साल से इंग्लिश में देने लगे? किसमें फ़ायदा है? पहले साल से इंग्लिश में देने लगे। यही हमने भी चूज़ किया था, यही भी चूज़ करेगा, यही सब चूज़ करते हैं। तो एक ना एक टाइम तो आना है ना फ्यूचर में कि जब आपको स्विच करना पड़ेगा लैंग्वेज। तो जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज़्यादा फायदा हो जाएगा, जितनी देर में करेंगे समस्या उतनी बड़ी हो जाएगी। तो भागे नहीं इंग्लिश से, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को? इसके आगे लिख लीजिए द क्वांटिटीज, हिंदी में बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में। सहमत है सब लोग? हाँ, मैं सहमत करा लेता हूँ थोड़ी देर में। लिखिए द क्वांटिटीज which can be measured are known as physical quantities. The quantities which can be measured are known as physical quantities. ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए physical quantities are classified into 2 categories। जिसको इंग्लिश में जहां भी समस्या है कि ये वर्ड नहीं फिट बैठ रहा है दिमाग में, वो तुरंत वहीं पर बोल दे। आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अब नंबर 1 लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, हिंदी में मूल राशियां। नंबर 1 लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां। ये मेरी अभ्युदय में 251 क्लास है आज की, 251। ठीक है, 250 क्लासें मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ इसी अभ्युदय में, नीट और IIT को। आज 251वीं क्लास है। ठीक है, चलिए, बहुत बच्चे अभ्युदय के आए चले गए। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत जहाँ होती है, मैंने इसीलिए पहले टोका कि इतने बाहरी बच्चे हैं, 4 दिन आते 4 दिन बाद गायब हो जाते हैं। तो अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो भैया फिर रेगुलर आइए, ठीक है ना। ये रिकॉर्डिंग है, ये यूट्यूब में पड़ती है, लेकिन वो कितना तुम्हें समझ में आएगा। मैं माइक लगाया हूँ तो ठीक है, थोड़ी आवाज़ अच्छी आ जाएगी, नहीं तो बाकी तुम देख लेना कि तुम्हें कुछ समझ में ना आएगा। तो केवल औपचारिकताएँ हैं जो पूरी की जा रही हैं, क्लियर है ना। हाँ, आने वाले समय में ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि जब वाईफाई पूरे कैंपस में लग जाएगा और क्लासें लाइव चलने लगेंगी, मतलब सेम टाइम पे 8 से 9:30 आप यहाँ बैठ के ही पढ़ रहे हैं और 8 से 9:30 आप लाइव पढ़ रहे हैं।
अब ये तो रिकॉर्डिंग होके हो सकता है तुम्हारे पास कल पहुँचे, हो सकता है रात में पहुँचे, हो सकता है परसों पहुँचे, वो तो डिपेंड करता है कि जो ऑफिस वाले हैं उनके पास वर्कलोड कितना है। रिकॉर्ड हो गया वो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह अगर अपलोडेड वीडियो देखने हैं तो कम से कम लाखों पड़े हैं यूट्यूब में, तो एक से एक महारथियों के पड़े हैं। लेकिन मेन मैटर क्या करता है, जो आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है ना, बात हो पा रही है। सबसे मेन चीज़ क्या है, बात। कन्वर्सेशन खत्म, सिस्टम खत्म। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज सातों लिख लीजिए। सातों लिख ली। फिर नंबर सेकंड लिखिए, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। लुमिनस इंटेंसिटी LUMINOUS और इंटेंसिटी INTENSITY। काफी नीचे हो जाता है तो लिखने में दिक्कत होती है। हिंदी में लिखा है ज्योति तीव्रता। फिर नंबर सेकंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज में एक लाइन लिख लेंगे, द क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज में लिख लेंगे द क्वांटिटी। सब हो गया नंबर 7 तक। दूसरा लिख लिया ड्राइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां। सब लोग पहुंच गए यहां तक, पहुंचो जल्दी। बहुत दिन बाद लिख रहे हो क्या कुछ, क्यों? ड्राइव्ड क्वांटिटीज लिख लीजिए, द क्वांटिटीज which are made up of fundamental quantities, जो फंडामेंटल से मिलकर बनी हो। मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, कॉमा लगाएंगे, आर नोन एज derived quantities, are known as derived quantities। अब इसमें इस तरह लिख लीजिएगा एग्जाम्पल्स करके, केवल क्वांटिटी का नाम, बाकी आप लोग समझ गए हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे नंबर 1 पर वेलोसिटी, नंबर 2 पर एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, नंबर 3 पर फोर्स, नंबर 4 पर एनर्जी, 5 पर वर्क, और इसके बाद लगा दीजिएगा एटसेट्रा। काउंट नहीं कर सकते आप, इतनी ड्राइव क्वांटिटी है। हो गया यहाँ तक। अब हेडिंग डालिए यूनिट्स, हिंदी में मात्रक। यूनिट्स लिखें इसमें, to define a physical quantity, we need a tool called unit। फिजिकल क्वांटिटी to define a physical quantity we need a tool, TWL, called unit, कॉमा लगाएं। कहाँ से रिपीट करें,
we need a tool called unit, ठीक है, कॉमा, placed behind the numerical value, placed behind the numerical value, ठीक है। इस तरह लिखते हैं P is equal to small n into U। इसका मतलब क्या है? P for physical quantity, n for numerical value मतलब 2, 4, 10, 20 और U मतलब यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके पीछे क्या लगी होगी? यूनिट लगी होगी, ठीक है। जैसे टाइम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, मिनट्स क्या होगा? यूनिट हो गई। डिस्टेंस 140 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 मीटर, 40 सेंटीमीटर। जो आगे हैं वो क्या है? नंबर्स हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान, और जो पीछे है वो क्या है? मात्रा। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान, आंकिक मान मतलब अंक, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद लिखें यूनिट्स आर आल्सो क्लासिफाइड, यूनिट्स आर आल्सो क्लासिफाइड into two categories, ठीक है। नंबर 1 लिखें फंडामेंटल यूनिट्स, नंबर 1 लिखेंगे मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज, हिंदी में कहते हैं मूल मात्रक, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, फिर इनके मान लिख लेंगे। एक लाइन लिख लीजिए इसमें, देखिए द यूनिट्स ऑफ, सब लोग कंफर्टेबल है ना इंग्लिश में? मैं फिर पूछ रहा हूँ, दिक्कत हो बता देना, ठीक है ना, दबे ना बैठे रहना। बहुमत में तुम ही लोग हो, ठीक है, बहुमत की सरकार है, तो बता दीजिएगा जहाँ दिक्कत हो, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सजेशन मेरा यही है कि आप लैंग्वेज अडॉप्ट कर लें। हिंदी में पढ़ी चुके हैं एक बार, समझ रहे नहीं समझ रहे? जैसे जो लोग 12th अपीयरिंग है वो 11th में इसको हिंदी में पढ़ चुके होंगे। जो लोग 12th का पेपर दे रहे हैं, मतलब पेपर दे के आए हैं, वो तो पूरा हिंदी में पढ़ चुके हैं। तो एक बार हिंदी पढ़ चुके हैं, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, दोनों में काम हो जाएगा, ठीक है। जहाँ दिक्कत समझ में आए वहाँ पूछ लीजिएगा कि सर इसकी हिंदी बता दीजिए, ठीक है ना। लिख लीजिए, क्या लिखा? द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दिया क्या मैंने? यहाँ फंडामेंटल यूनिट से लिखना है, ध्यान देना। हेडिंग क्या थी? फंडामेंटल यूनिट्स, मूल मात्रा। द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। कौन से फंडामेंटल? द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज आप जान गए हैं, कितनी देर में? अभी उनके आगे जैसे नंबर 1 क्या था? मास, मतलब द्रव्यमान। नंबर 2 क्या था? लेंथ। नंबर 3 टाइम, करंट। नंबर 5 टेम्परेचर, और नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। नंबर 7 इंटेंसिटी। चलिए, तो इसके लिए जो हमारे पास क्या है, मूल मात्रा के फंडामेंटल यूनिट है वो है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। इसके लिए जो हमारे पास क्या है, फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर। क्या है? मीटर। इसके लिए जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? सेकेंड। क्या है वो? सेकेंड। इसके लिए जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? एम्पीयर। ठीक है।
क्लियर है बात, समझ रहे हैं? टेम्परेचर केल्विन, बोलचाल की भाषा में डिग्री सेल्सियस का यूज ज़्यादा होता है, 49 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन फिजिक्स में जो ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं वो किसको यूज़ करते हैं? केल्विन को। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना भी आप जानते हैं, सीधे से 273 जोड़ देते हैं, क्या जाता है? केल्विन आ जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, खूब केमिस्ट्री में सुना होगा, मोल मोल मोल, मोलर मास, है ना? और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को इनका ना तो यूज है ना इनके यूज से हम लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि 7 हैं तो बतानी 7 हैं, पढ़नी 7 हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन 5 का ध्यान रखना है। क्लियर है? बहुत सिंपल है। मास, लेंथ, टाइम सब जानते हैं, करंट, टेम्परेचर। क्लियर है? किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर और केल्विन। अब जब उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करेंगे, पहले समझ लीजिए किसकी बात आएगी? ड्राइव्ड यूनिट्स की, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। जैसे ही मैं बात कर रहा था किसकी, कि वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड किसका मात्रक है, किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। कहाँ से बनी है? मीटर से और सेकंड से। एक्सेलरेशन, त्वरण को बोलते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर कहाँ से उठाया है? यहाँ से, और सेकंड स्क्वायर कहाँ से उठाया है? यहाँ से। अब एक क्वांटिटी की बात कर लेते हैं जरा, फोर्स की। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? m इंटू ए। मास का मतलब हो गया किलोग्राम, सही है, और एक्सेलरेशन का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो वास्तविक यूनिट है, एक्चुअल जो उसका मात्रक है, वो ये है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, सर आइजैक न्यूटन, चाचा का लड़का थोड़ा ना है अपने, ए न्यूटन इधर आ, ए आइंस्टीन क्या कर रहे हो? थोड़ा सा 1-2 बार सम्मान दीजिए, उसके बाद घर का हो जाएगा वो। पहली बार जब बोले तो सम्मान दे के बोले, दोबारा से पड़ोसी हो जाता है। तो उनके नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? न्यूटन। क्लियर है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो फोर्स की यूनिट क्या है? ये कैसी यूनिट है? ड्राइव यूनिट्स। कैसी यूनिट है? ड्राइव यूनिट, या इसी का नाम क्या है? न्यूटन। ठीक है, और जैसे इस तरह आप उस पर आ जाइए, वर्क पे आ जाइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझिएगा, फोर्स की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 मीटर और लगेगा, तो मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी नाम एक साइंटिस्ट थे, जूल, उनके ऑनर में रख दिया गया। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। सेम चीज एनर्जी के लिए भी किसका यूज करते हैं? जूल। जैसे पावर नाम सुना होगा, पावर, रेट ऑफ वर्क, याद है ना? क्या होता है? W/T। तो वर्क मतलब क्या हुआ? जूल, और टाइम मतलब सेकंड। इसका भी नाम साइंटिस्ट के नाम पे क्या रख दिया गया? वॉट। क्या रख दिया गया? सब क्या है? ड्राइव यूनिट्स। सब क्या है? ड्राइव यूनिट। कहाँ से आ रहे हैं? सब वहाँ से आ रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ कहाँ तक हो गया था आप लोग का? शुरू करना है यहाँ से ना? अच्छा, ये हो गया। हाँ लिखो, इसके बाद लिख लेना ड्राइव यूनिट्स। इसमें जिस तरह आपने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन लिखी थी, द क्वांटिटीज मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो यहाँ क्या लिखेंगे? द यूनिट्स मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव्ड यूनिट्स। फिर एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 वर्क, नंबर 3 पावर, इस तरह प्रेशर तमाम है जो है, कोई काउंटिंग नहीं है। साफी किसकी छूट गई है? सर की है।
किसकी अटेंडेंस नहीं हुई अभी तक? जो लोग बाद में आए हैं। नाम मोबाइल का सिग्नेचर देखो। हो गया? लिख लिया, इसकी डेफिनेशन लिख लिया और 2-3 एग्जांपल लिख लिए। कुछ लिखा? द यूनिट्स मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज ड्राइव यूनिट्स। और इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तमाम है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ, नोट कर लो जल्दी। हटा दे। अब आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या आता है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं 3। नाम सबने सुना होगा, MKS यस सर। नंबर दूसरा, CGS और नंबर तीसरा SI आगे आएगा। MKS, CGS और FPS। MKS में M का मतलब मीटर, K का मतलब केजी लिख देते हैं, और S का मतलब सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक? पता करके आना कि पानी पीने के बाद तुरंत इतना ज़्यादा पसीना क्यों आता है। अरे कुछ तो कारण होगा। अभी तक तो इतना नहीं आ रहा था ना, ये पानी पिया है, आने लगा, कुछ तो कारण होगा। पता करके आइएगा, जब ना बता पाएंगे तो फिर हम बताएंगे। ठीक है? क्लियर है? हर कारण के पीछे फिजिक्स है। कुछ भी हो रहा है सब किसके कारण है? कुछ ना कुछ कारण होगा। पता करना। ठंडा पानी पीने से आता है, नॉर्मल पानी पीने से नहीं। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे गर्मी में, तुरंत खाना खाएंगे तुरंत पसीना आएगा। अगर एसी में बैठ के खा रहे हैं तो बात अलग है। सामान्य परिस्थितियों में मान लीजिए आप पंखा चला बैठे हैं और अभी आपका शरीर नॉर्मल है, और जैसे ही आपने ठंडा पानी पिया तुरंत आप पसीना आने लगेगा। खाना खाएंगे तुरंत पसीना आने लगेगा। सोचिएगा क्यों, पता करिएगा क्यों। गूगल में, गूगल बाबा जिंदाबाद, सब कुछ है उसमें। F का मतलब, P का मतलब पाउंड, वो डॉलर वाला पाउंड। हाँ, MKS। अगर कोई कहता है कि MKS यूनिट की बात करिए तो हम कहेंगे भैया MKS यूनिट का मतलब ये है कि जब जब लेंथ को मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा मीटर में करेंगे। जब जब मास की बात होगी तो किलोग्राम में होगी, और किसी में नहीं। और जब जब सेकंड की बात होगी तो किस में होगी? टाइम की बात होगी तो किस में होगी? सेकंड में होगी। कोई कहेगा कि नहीं मुझे CGS में काम करना है, तो ठीक है, डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर में चलेगी, मास हमेशा ग्राम में चलेगा, और टाइम हमेशा सेकंड में चलेगा। कोई कहेगा नहीं मैं FPS में बात करूंगा, तो भैया लेंथ चलेगी फुट में। जैसे हम लोग अपनी हाइट बताते हैं तो किससे बताते हैं? फुट, फीट एक है ना। हम लोग अपनी हाइट बताने के लिए मीटर और सेंटीमीटर यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं? फुट का। और बहुत ज़्यादा हो गया तो इंच का, इतने फुट इतने इंच। समझ रहे हैं? मास की बात करनी है तो पाउंड का यूज करेंगे, और टाइम की बात करनी है तो सेकंड का। पाउंड का यूज एक जगह बहुत होता है, अगर कोई इंटरेस्टेड, मुझे नहीं लगता कोई होगा, WWE की जो फाइट्स आती हैं, अगर वो आप कभी देखते होंगे तो उसमें जब रेसलर कोई एंट्री करता है ना तो उसका मास हमेशा पाउंड में लिख के आता है। 250 पाउंड, 300 पाउंड। अब वो देख के लगता है अरे इतना भारी, तो किलोग्राम नहीं है, वो क्या है? पाउंड है। ठीक है ना? अभी देखेंगे किलोग्राम से पाउंड और पाउंड से किलोग्राम कैसे जा रहे हैं। अब दिक्कत क्या आई कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थी। बनाए किसने? सब अपने अपने देश में बनाए हुए थे। ठीक है? भारत का काम क्या है कि जहाँ ठीक ठाक लग रहा हो उसी को फॉलो कर लीजिए। तो ये सब साइंटिस्ट डेवलपमेंट सब अपने यहाँ बहुत बाद में चला। अपना देश जो है लगभग 20 साल पीछे चल रहा है टेक्नोलॉजी के मामले में, है ना। सब जो है भरोसे चल रहा है भगवान के।
भगवान का मतलब ये है कि दूसरे देशों के भरोसे चल रहा है। अब भगवान तो वहाँ से चिप भेज नहीं देंगे, ले बेटा लगाओ कब मोबाइल, नहीं मोबाइल चालू, तो वहाँ से आएगा तो लगेगी तो चलेगा, नहीं लगेगी तो नहीं चलेगा। तो उसका कारण क्या है कि जितने यहाँ के ठीक ठाक लोग हैं पढ़े लिखे, वो सब फॉरेन चले जा रहे हैं। वो फॉरेन पैसा कमाने नहीं जा रहे हैं, बहुत गलत लोगों के दिमाग में भ्रम है कि वो पैसा कमाने फॉरेन चले गए। उनकी मजबूरी थी। उनकी क्या थी? मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि उसको मालूम है कि मेरे अंदर कितना टैलेंट है, और मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, जहाँ मुझे गवर्नमेंट भेज रही है, वहाँ पर इक्विपमेंट्स ही नहीं है। तुम लोग सब 12th वाले हो गए, कितने लोग वर्नियर कैलिपर, पहली बात नहीं बताते, कितने लोग देखे हैं? देख देख के हाथ नहीं उठाना है। इतने लोगों में से 4 लोगों ने वर्नियर कैलिपर देखा है। अब कितने लोगों ने हाथ में पकड़ा है? ये भी 4 है। कितने लोग चलाना जानते हैं? वर्नियर कैलिपर चलाना जानती हैं? क्या उससे मेजर करते हैं? केवल डायमीटर, ज़्यादातर डायमीटर। स्क्रू गेज वो भी किया है, चलो कोई तो मिला जिसने किया है। अब ये जितने हैं ये पहले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे अभी स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। अब तुम गए, अभी तुम जाओगे ग्रेजुएशन में, पहले ही साल मिलेगा तुमको, मुझे भी मिला था। तो पहले साल तक तो मैं भागता रहा। हम भी तुम्हारी तरह ही थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के थोड़ा ना आए थे। हमने भी वर्नियर कैलिपर ना कभी देखा था, ना कभी छुआ था। तो पहली बार पता चला कि अच्छा ये तो 11th में पढ़ लेना चाहिए था। तो अब तुम जाओगे, लैब में पहुंचोगे, तो वहाँ जो लैब का वो होगा, असिस्टेंट होगा, वो कहेगा जाके रीडिंग लेके आइए। रीडिंग लेके आने का मतलब क्या है कि वायर कोई दे देगा, उसका डायमीटर कैलकुलेट करो। हम लोग के टाइम परेशान नहीं करते थे, अपना एक बाल तोड़िए और उस बाल का डायमीटर बताइए कितना है। तो पहले बच्चा अपना ही बाल तोड़ता था, उसी का डायमीटर कैलकुलेट करता था। तो ये सब प्रोसेस तो तब होगा ना जब तुम पहले तो जाके ढूंढ पाओ कि इतने सारे रखे हैं, वर्नियर कैलिपर कौन है। वो कह रहा है वर्नियर कैलिपर, तुम उठा रहे हो, बुझाओ। तो पहला तो ये हो गया कि आपने उठा लिया। अब उसको ऐसे पकड़ना, अब इसको ऐसे पकड़ना है कि इसको ऐसे पकड़ना है, फिर ये पता करना काम है हमारा, और फिर उसको यूज कैसे करना है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये काम आपको 11th में करना था, आप नहीं कर पाए। अब सीधी सी बात है, वो इलाहाबाद में सपोज दैट पढ़ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि सब बांधे वाले यहाँ पढ़ रहे हैं, कि सब अतर्रे वाले यहाँ पढ़ रहे हैं। इलाहाबाद में इलाहाबाद का लड़का भी होगा, कानपुर का लड़का भी होगा, लखनऊ का लड़का भी होगा, बनारस का लड़का भी होगा। तो वो तो एक्सपेरिमेंट करके आया है। अब वहाँ पे तनाव में कौन आएगा? ये आएंगे। समस्या किसको होगी? इनको पूछेंगे तो बेचती है, कहाँ पढ़े थे 11th में, और नहीं पूछते हैं तो चलने दीजिए। तो हम वो वाले थे कि चलने दीजिए। हमने 1 साल किस तरीके से काम चलाया। हमें ये था कि 1 साल हमारे दिमाग में, जैसे 1 साल में कोर्स बदल जाता है, तो हमारे दिमाग में ये था कि 1 साल में प्रैक्टिकल बदल जाएंगे। अगले साल से मतलब ना रहेगा इससे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से। तो किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, उसकी रीडिंग देख के लिख ली, उसे चेक करा लिया जाके, बचते बचाते चले गए। अब सेकेंड ईयर आया तो पता चला कि जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस तरह हाथ पाँव, मतलब कुछ भी काम करना है फिजिक्स में, एक्सपेरिमेंट लैब में, तो बिना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के असंभव है। मतलब वो करना ही करना है। अब जब आदमी के पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही काम बचता है कि सीख लीजिए। सीख लिया गया, और जब सीखा तो बड़ी शर्म आई कि यही काम पहले कर लेते तो 5 मिनट में हो जाता। 5 ही मिनट का है वो। अगर क्लास सही से चलती रही और अगर कॉलेज की लैब में सामान चोरी ना हो गया होगा, बचा हुआ होगा, कोई बजरंग का है पढ़ने वाला यहाँ? कोई नहीं बजरंग का। तो कोशिश करेंगे कि ले आए, दिखा देंगे एक बार तुम लोगों को भी किस तरह का होता था, कि कहीं जाओ तो कम से कम बेइज्जती महसूस तो ना हो। अब अलग अलग कंट्रीज थी। अब कोई कह रहा है कि ऐसा है, हम अब अमेरिका वाले कह रहे हैं हम MKS में काम करेंगे, तो इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि हम CGS में काम करेंगे, जर्मनी वाले कह रहे हैं हम FPS में काम। हमारा अलग सिस्टम है। अब किसी ने कोई डिस्कवरी की, कोई कैलकुलेशन करके पूरा, कोई मान लीजिए अपनी थ्योरी, कोई लॉ, कोई थ्योरम निकाली। अब मान लीजिए अमेरिका में थ्योरम निकली, उसने सारी कैलकुलेशन फिजिक्स की MKS उठा के कर दिया। जहाँ जहाँ लेंथ लेना था मीटर ले लिया, जहाँ जहाँ टाइम ऑफ द सेकेंड ले लिया, जहाँ जहाँ मास लेना किलोग्राम ले लिया। अब वहाँ से उसकी एक कॉपी भेजी गई जर्मनी कि भैया जरा देखिए सब सही है कि नहीं सही है। अब जर्मनी वाले को आती थी ये यूनिट, तो या तो वो पहले किलोग्राम को पाउंड में बदलें,
मीटर को फुट में बदले, तब जाके वो समझ पाएगा कि मैं क्या निकाल रहा हूं और इसने क्या निकाल के भेजा है, तभी ना हम मैच कर पाएंगे यार। जैसे हम कहें कानपुर कितना दूर, तुम कहो 140 किलोमीटर, और कोई कहे 140 × 10 की घाटे 3 मीटर, किलोमीटर, जो भी मीटर, तो हम पहले दोनों को एक साथ लाएंगे ना। जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, तभी ना कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो या तो ये पहले इसको कैलकुलेट करें, इसमें बहुत सिस्टम खराब चल रहा था। फिर एक बैठक हुई, एक मीटिंग हुई और ये डिसाइड किया गया कि अब ये सब ड्रामा बंद कर दिया जाएगा और केवल एक यूनिट चलाएंगे। कौन सी यूनिट चलाएंगे? एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट चलाएंगे? एसआई यूनिट। इसको कुछ लोग बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल और कुछ लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। मतलब बेसिकली ये एक इंटरनेशनल यूनिट है। इंटरनेशनल मतलब हर जगह अब यही मानी जाएगी, ठीक है। कुछ लोग इसको बोलते हैं सिस्टम, कुछ लोग बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड, और ये क्या है? इंटरनेशनल। तो इसमें क्या कहा गया कि भैया अब जो है जो भी काम करेंगे सब लोग वो किस में करेंगे? एसआई यूनिट में। ये ड्रामा खत्म कर दें कि हम एमकेएस मानते हैं, हम सीजीएस मानते हैं, हम एफपीएस मानते हैं। अब जो भी जिसको काम करना है किस में करे, वो एसआई यूनिट में करना हो करें, ठीक है। फिर बात आई कि भैया एसआई यूनिट में करेंगे तो जरा ये भी बता दीजिए कि एसआई यूनिट में लेंथ को किस में कैलकुलेट करें। जैसे यहाँ पे क्या था? लेंथ, मास, टाइम। तो कहा गया कि हाँ ठीक है, एसआई में अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मीटर में करेंगे, मास कैलकुलेट करना है तो किलोग्राम में करेंगे, और टाइम कैलकुलेट करना है तो सेकंड में करेंगे। तो इसलिए कुछ लोगों को ये लगता है कि एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट सेम है, ठीक है ना। लेकिन एमकेएस और एसआई यूनिट सेम नहीं है, उनके मेजरमेंट सेम है। कि भैया एसआई यूनिट्स में भी लेंथ को मीटर में ही कर रहे हैं और एमकेएस में भी मीटर में कर रहे थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मास को किलोग्राम में कर रहे हैं, वहां भी कर रहे थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट सेम है। मतलब हम लोगों के लिए सेम है काम करने के लिए, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं। एक्चुअल में एसआई यूनिट क्या है? बहुत बाद में आई, पहले की यूनिट चलती थी। तो टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो इंडियन अपना सिस्टम है वो एमकेएस को फॉलो करता है, और एमकेएस का मतलब ही क्या है? एसआई। तो हमें कुल मिला के याद रखना है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? अगर कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे उसमें कुछ सेंटीमीटर में दिया भी होगा तो उसको तुरंत किससे बदलेंगे? पहले मीटर। बात ठीक है? इनको नोट कर लीजिए इसी तरह 1 2 3 करके, और फिर कंबाइंडली एसआई यूनिट। हो गया यहां तक? आगे बढ़े। अब देखिए, जैसे आपको मेजरमेंट ऑफ मास करना है, मतलब द्रव्यमान का मापन करना है, तो कुछ यूनिट्स तो हो गए इनके बारे में आप जानते हैं। कुछ यूनिट्स ऐसी होती है जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बड़ी यूनिट्स का। भाई मास तो हर तरह का हो सकता है ना। छोटी से छोटी चीज को अगर नापना है तो भी अपने पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, और बड़ी से बड़ी चीज को नापना है तब भी अपने पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का मतलब एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने का तरीका भी होना चाहिए। कि अगर हम एमकेएस में बैठे हैं तो सीजीएस में चले जाएं, अगर हम एमकेएस में बैठे हैं तो एफपीएस में भी चले जाएं। तो जैसे
आपके पास 1 किलोग्राम है, ये किलोग्राम कहाँ का रहने वाला है? MKS का। हमने कहा CGS चलो, तो उसने कहा चलेंगे लेकिन 1000 बनकर चलेंगे। कितना बनकर चलेंगे? क्लियर है? हमने कहा 1 किलोग्राम है, FPS चल रहा है, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 0.4536 पाउंड। उल्टा हो गया लग रहा है। 1 पाउंड में 0.4536 kg। अब सही है, मतलब अब अगर आपको 1 किलोग्राम चाहिए तो आप इसको नीचे ले आइए और 1 से डिवाइड मार दीजिए। क्लियर है ना? तो क्या आ जाएगा आपके पास? किलोग्राम टू पाउंड, पाउंड टू किलोग्राम। जैसे ग्राम से किलोग्राम जाना है। अच्छा, कुछ लोगों को मैं एक चीज की और सलाह दे दूं, बहुत क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, जैसे अगर मैं तुमसे कहता कि जरा ग्राम से किलोग्राम जाओ, तो तुम लिखते 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 और यहां पर क्या लिखते? किलोग्राम। सही है? कुछ लोग की आदत होती है इसको इस तरह लिख देते हैं 0.001 kg, है ना? ये छोड़ दीजिए। डेसिमल में डील करना छोड़ दीजिए। अगर भविष्य सुरक्षित रखना है तो डेसिमल से बचना है। ये बहुत खतरनाक चीज है। लग रहा होगा सब सही है लेकिन सब गलत हो जाएगा। 1 डेसिमल दाएं बाएं हुआ कि सिस्टम पूरा क्या हो गया? गलत हो गया। करना क्या है? पावर्स में बात करेंगे। किसमें बात करनी है? पावर्स में। जैसे अपने पास 1/1000 था, 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। और ये 10 की पावर जब 3, जब कोई भी पावर नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये +3 था, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम, या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। क्लियर है? कुछ डेली लाइफ में यूनिट्स यूज होती है मास की, जैसे सब लोग जानते होंगे क्या? क्विंटल। जानते हैं? क्विंटल जानते हैं ना? 1 क्विंटल में कितने केजी? 100। फिर टन भी जानते होंगे, कितना? 10 क्विंटल यानी कि 1000 केजी। ठीक, तो बड़े मास कैलकुलेट करने हैं तो क्विंटल और टन हो गया। मीडियम लेवल में बात करनी है तो किलोग्राम और ग्राम हो गया। अब बहुत छोटे लेवल में बात करनी है, सब अपने पास व्यवस्था होनी चाहिए ना। तो कुछ लोगों ने जो 12th का पेपर दिए होंगे उन्होंने हो सकता है नाम सुना हो, AMU। इसको बोलते हैं एटॉमिक, M फॉर मास और U फॉर यूनिट। वहीं बैठाना है और कहाँ बैठाना है? हाँ, पूछ। एटॉमिक मास यूनिट, नाम ही से क्लियर है कि जब एटम्स का मास कैलकुलेट करना होता है तो किसकी बात करते हैं? AMU की। और इसकी भी वैल्यू किलोग्राम में मालूम होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू होती है 1.66 10 की पावर 27 किलोग्राम। अब अगर तुम इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो 27 जीरो लगाने पड़ेंगे यहाँ डेसिमल के बाद, तो बोर्ड भर जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डेसिमल का यूज ना करें। शुरू में समझने में दिक्कत होगी, बस खत्म कर दो 5 मिनट में चले जाएंगे। चलिए आइए जरा सब लोग बगल वाले हॉल में आएंगे। रिकॉर्डिंग